नमस्कार, उत्तर प्रदेश लाइव में हाजिर हूं लेकर यूपी का बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों, जाटों, दलितों के साथ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। अखिलेश और जयंत चौधरी ने इस समीकरण को साधने के लिए गठबंधन किया है। वहीं इसकी काट के लिए राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पश्चिमी यूपी में डेरा डाल रखा है। और पश्चिमी यूपी के बारे में कहा जाता है कि जिसने इस हिस्से को जीत लिया, समझो उसकी नैया पार हो गई। और अपनी पार्टी की नैया पार करने के लिए सभी राजनीतिक दल पहले चरण में 10 फरवरी को होने वाले चुनाव को जीतने के लिए पश्चिमी यूपी पर पूरा फोकस कर रहे हैं। और इसकी बानगी हम देख भी रहे हैं। हमने देखा था कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से कल जाट नेताओं के साथ संवाद किया गया। इसके अलावा इससे पहले कैराना में उन्होंने डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया। इसके अलावा उन्होंने जाटों से अपील की और आज मथुरा में लोगों को साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री नजर आए। अगर हम कल की बात करें तो कल जाटों को साधने के साथ साथ अमित शाह ने जयंत चौधरी को ऑफर दिया। हालांकि जयंत चौधरी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। और इससे पहले कैराना में हमने देखा कि पलायन के मुद्दे को भुनाया गया। और वहीं आज हम देख रहे हैं कि मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में भी चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। उधर पश्चिमी यूपी में धाक रखने वाले रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी कहते हैं कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी 2017 में जीती थी, वहीं बीजेपी अब यहां से इस बार जो है हारेगी और सत्ता से बाहर होगी। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा, क्या बीजेपी पश्चिमी यूपी में जीत पाने में सक्षम है या नहीं। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं, क्या पश्चिमी यूपी में बीजेपी चुनाव लड़ने में सक्षम है, क्यों आखिर बीजेपी को यहां पर जयंत चौधरी की याद आ रही है। तभी हम देख रहे हैं कि जयंत चौधरी को न्योता दिया जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और मेरे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे संजीव कपासिया जी, जो कि राजनीतिक संपादक हैं यूपी से। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आरएलडी की तरफ से प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और सपा प्रवक्ता सरजीत सिंह चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ इसमें जुड़ चुके हैं। सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। संजीव जी, आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता से लेना चाहूंगी। माफ कीजिए, दीपक बघेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, यहाँ पर क्या लगता है पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से बीजेपी अब ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है और आपकी पार्टी के चाणक्य यहाँ पर चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं, क्या पश्चिमी यूपी में बीजेपी खुद को सक्षम नहीं समझ पा रही है जीत पाने में? क्यों अब यहाँ पर जयंत चौधरी की याद बीजेपी को आ रही है? आवाज आ रही है जी जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए, लगातार अब भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें किसी की भी जरूरत की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। परंतु आज जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने जेल और बेल पर वाले लोगों को टिकट दिया, किस प्रकार से उन्होंने नाए दसन जैसे कैराना में पलायन करवाने वाले बलवाइयों को, गैंगस्टरों को, भ्रष्टाचारियों को, इस प्रकार के लोगों को आज टिकट वितरण किया जा रहा है। तो आज उन सब लोगों से आगाह करने और भारतीय जनता पार्टी इन सब सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल काम किया, उसके लिए अमित शाह जी प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो आज चुनावों के समय पे अपनी 5 साल की उपलब्धियां बताना भारतीय जनता पार्टी का काम वो है। सब ठीक है, लेकिन बीजेपी को जयंत चौधरी की क्यों याद आ रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। देखिए, जयंत चौधरी जी आज गलत जगह पर है, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। मैं यही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जयंत चौधरी जिस गठबंधन में गए हैं, उस गठबंधन के अंदर क्या है, जयंत चौधरी इससे पहले अगर जीते थे तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर जीते थे। उसके बाद में 2 बार, अभी 2 बार से तो वो चुनाव जीत ही नहीं पाए। राष्ट्रीय लोकदल के पास में वहां पर एक सीट भी नहीं है, एक विधायक जीते थे वो भी इनके छोड़कर चले गए। तो आज राष्ट्रीय लोकदल का वहां क्या है, अगर राष्ट्रीय लोकदल अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में होती तो शायद उनका कुछ भला हो पाता, पर आज वो अलग गलत जगह पर हैं, तो आज उनका कुछ भी नहीं होने वाला। तो यही है। भूपेंद्र चौधरी भी यहाँ पर आरएलडी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, क्या जयंत चौधरी गलत जगह पर हैं, गलत रास्ता पकड़ लिया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जो किसानों की कोठी कही जाती थी, चौधरी चंद्र सिंह जी के समय से एक पहचान थी दिल्ली में, जहाँ किसान अपनी कोठी समझ के पहुंचता था। भाजपा सरकार आने पर उन्होंने उसे भी खाली कराने का काम करा और जब उन्होंने कुछ समय मांगा तो बिजली तक काट दी गई। तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती किसानों की, उनकी नहीं, किसान समाज की करी गई है। इससे बदला लेने के लिए आज किसान गठबंधन के साथ।
दीपक जी, वो तो मना कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही रास्ते पर यहाँ पर जयंत चौधरी चल रहे हैं, सपा को उन्होंने सही चुना है। देखिए, इनको बिल्कुल भी याद नहीं है, ना तो ये कैराना के पलायन को भूल गए, या फिर ये मुजफ्फरनगर के दंगों को भूल गए, या फिर ये भूल गए कि किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने किया ही क्या था। समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दंश देने के अलावा, दर्द देने के अलावा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने दंगे, ऐसी पार्टी को चुना जिसने 1035 दंगे जिसके पूरे कार्यकाल में हुए हो। कौन भूल सकता है उन दो बच्चों को जो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए जब वहां जाते हैं और उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसी पार्टी को चुनाव करना खुद ही दर्शाता है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ये उन बलवाइयों और गैंगस्टरों की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे ही लोगों को वहां से टिकट मिलता है। देखिए, नाहिद हसन कौन है? गैंगस्टर है। हिंदुओं के बारे में उसका क्या बयान आता है कि सभी लोग हिंदुओं से सामान खरीदना बंद कर दो, इनकी व्यापारियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। ऐसे लोगों के साथ में आदिल चौधरी, ऐसे लोग जो कहते हैं कि इनको सरकार आने पे देख लेंगे, ये तो अभी से गुंडाई दिखा रहे हैं। सोच लीजिए अगर इनकी सरकार आ जाती है तो उत्तर प्रदेश की क्या हालत होगी। तो ऐसे लोगों के अगर ये साथ जा रहे हैं तो हम तो कहेंगे ना कि ये गलत लोगों के साथ में जा रहे हैं। तो यही बात स्पष्ट करती है कि इन्होंने सही रास्ता चुना है या गलत रास्ता चुना है, और ये प्रदेश की जनता बखूबी समझ रही है। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। यहाँ पर एसपी प्रवक्ता भी सरजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, यहाँ पर आपके साथी जो हैं गठबंधन में, उनको बीजेपी ऑफर कर रही है, हालांकि ये ऑफर वो ठुकरा चुके हैं, लेकिन ऑफर मिला है। क्या इससे किसी प्रकार की शंका मन में पैदा हो रही है, किसी प्रकार का कोई डर? जी, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी की जब जब सरकारें आई हैं, उन्होंने इस देश में किसान को राजनीति में पहचान देने वाले स्वर्गीय ऊपर काम और इतिहास उठाकर देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की जब जब उन्होंने किसान, और आज परिस्थितियां देश की ऐसी हैं, प्रदेश की ऐसी हैं कि जो चौधरी साहब का जो बिखरा हुआ कुनबा था, उसने इकट्ठा होने का काम किया है, और ये स्वागत योग्य है। ये जो भ्रम फैला रहे हैं जयंत चौधरी जी के बारे में, ये इनकी घबराहट साफ दिखाई दे रही है, और इसमें कोई दम कतई नहीं है। और ये मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 80-20 का नारा दिया है, बार बार वही हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का काम करते हैं, फिर 80-20 की बात करते हैं। ये 70% यहाँ जो किसान रहता है उसके हित की बात क्यों नहीं करते? कहाँ चले जाते हैं? उसको क्यों भूल जाते हैं? बार बार सांप्रदायिक मुद्दे को उछालने का काम करते हैं। जहां तक सांप्रदायिक मुद्दे का सवाल है, इस देश में हिंदू मुसलमान ने दंगे देख लिए, बहुत बहुत बड़े दंगे देख लिए, लेकिन अब ये स्पष्ट हो जाना चाहिए और इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि इस देश में हिंदू और मुसलमान को एक साथ रहना है। तो देश का, प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, हिंदू और मुसलमान को यह तय करना है कि उन्हें दंगों की सरकार चाहिए। जो दंगे कराने वाले हैं वो आज सरकार में हैं, वो खुद रोकने की बात करते हैं। आज दंगे क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि वही तो दंगे कराने वाले लोग थे, कोई और लोग नहीं थे। दंगा क्यों नहीं हुआ प्रदेश में 5 साल? ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बल्कि वो लोग सत्ता में खुद बैठे हैं। इसलिए किसान आज समझदार हो गया। और जहां तक समझदारी का सवाल है, अगर किसान गलत थे, वो गलत आंदोलन कर रहे थे, तो क्यों बिल वापस लिया गया? अगर किसान सही थे तो क्यों उसको 1 साल तक परेशान किया गया? और इस देश को और पूरी दिल्ली को परेशान करने की जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है, कोई और नहीं। पूरा प्रदेश देख रहा, पूरा देश देख रहा है, और आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में इस बात का जवाब देगा प्रदेश, जो उन्होंने 5 साल दिया है। अब वही नारे बार बार नहीं चलेंगे, विकास के नारे चलेंगे। विकास, विकास कितना किया है इस पे बात करो, सड़क पे बात करो। ये तो बीजेपी कह रही है कि हमने 5 सालों में विकास किया, उसी के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। हाँ, तो विकास, विकास फिर 80-20 की बात। और आप पर आरोप लग रहे हैं कि इससे पहले जो सरकार रही उसने कोई विकास नहीं किया। ये तो जनता बताएगी, ये तो जनता को याद है। माननीय अखिलेश जी का पिछला शासनकाल 5 साल का, और माननीय योगी जी का 5 साल का कार्यकाल, वो दोनों कसौटी पर है। जनता कसेगी कसौटी पर, और जो सही होगा उसके बारे में निर्णय करेगी।
ये तो ठीक है। जनता के दरबार में चला गया। आप ठीक है, अब जनता के अदालत हाथ में यहाँ फैसला। पर फैसला है, जनता फैसला करेगी। संजीव जी, मैं चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जाटलैंड में इस वक्त चाणक्य हैं और पूरा जोर शोर से यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यहाँ तक कि जयंत चौधरी को ऑफर तक उनकी तरफ से दे दिया गया है। देखिए प्रीति, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस पैटर्न पर चुनाव लड़ रही है उस पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें आ रही हैं। दीपक बघेल हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, और आप कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पलायन मुद्दा रहने वाला है। दीपक, आप कह रहे हैं विकास पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुद्दा रहने वाला है। तो फिर आपकी पार्टी के जो चाणक्य माने जाते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो प्रवेश वर्मा, जो जाट समाज के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा के घर 253 जाट नेताओं को बुलाकर क्या बात करते हैं, ये बताइए ना जनता को। क्यों चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की प्रलोभन दिया जाता है जाट समाज को, क्यों उनको आरक्षण देने की बात कही गई, इस बात का जवाब दीजिए ना। जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आप जातिवाद क्यों फैला रहे हैं, जाति के लोगों को क्यों मिल रहे हैं आप, आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं है तो पश्चिम में? पश्चिम में हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। देखिए, राष्ट्रवाद की बात करना और सुशासन की बात करना और विकास की बात करना, इन 3 एजेंडों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज पश्चिम के अंदर हम बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से 5 साल पहले कैराना के अंदर पलायन होता था, और हमने उन्हीं 346 हिंदू परिवारों को, जो वहां से रंगदारी वसूली जाती थी, जिनकी हत्याएं होती थी, जिन व्यापारियों से जबरन वसूली होती थी, उनकी माता बहनों को छेड़ा जाता था, तो हम याद दिला रहे कि किस प्रकार 5 साल पहले का शासन था। और आज उन्हीं 5 साल को देख लीजिए, 2017 में जनता ने हमें समर्थन दिया, 2019 में दिया, 2014 में दिया। तो हम उसके बाद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। हमने सबसे पहले अपना 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उसके बाद गन्ना की बात कर रहे हैं, हमने रिकॉर्ड गन्ने का भुगतान किया, तो इनको जिन्ना याद आ गया। आज देखिए, इनको दुश्मन में भी राजनीतिक दुश्मन पाकिस्तान नजर नहीं आता, इन्हें चीन नजर आता है। तो ये कई सारी ऐसी घटनाएं जो समाजवादी पार्टी को नजर आती हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पे क्या बताते हैं, देखिए हमने गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया, इनके समय पे चीनी मिलें बंद हुई, दीपक जी, आपकी बात का बखूबी जवाब देने के लिए सरजीत सिंह जी हैं। दीपक आपके पास लौटेंगे। दीपक, आपके पास रटी रटाई बातें हैं, इसके अलावा आप सवाल का जवाब तो दोगे नहीं। दीपक, चौधरी चंद्रपाल सिंह जो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, जाट समाज के बहुत बड़े नेता थे, मुलायम सिंह के साथी रहे, उनके बेटे हैं सरजीत सिंह जी, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों में मजबूत पकड़ मानी जाती है। सरजीत सिंह जी, क्या आपको लगता है कि ये जो 253 जाट नेता दिल्ली में बुलाए गए कल प्रवेश वर्मा सांसद के घर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्या जाट समाज के आगे भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया? उनके साथ है। कौन सा जाट नेता नया गया है, जरा ही बताएं भाजपा के प्रवक्ता। ये तो सारे पहले से ही वहां मौजूद हैं। और जाट की बात क्या है, आप किसान की बात क्यों नहीं करते? आप फिर बार बार पलट के एक बार फिर सांप्रदायिकता की तरफ ले जाना चाहते हो चुनाव को। आप क्यों बार बार पलायन की बात करते हो? आप इतिहास को, पिछले को क्यों दोहराने का काम करते हो? जो गलतियां हुई हैं समाज में उनको क्यों उछालने का काम करते हो? आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? आप मुद्दों की बात करो, आप भुगतान की बात करते हो, आप रेट की बात नहीं करते, सरजीत सिंह जी, आप महंगाई की बात नहीं करते, आप लेकिन चौधरी बेरोजगारी साहब की बात नहीं करते, आप चौधरी की साहब बात नहीं करते, आप मजदूर की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते। आप लौट फिर के इस चुनाव को फिर भी बार बार पलायन की तरफ, सांप्रदायिक की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो भूल हुई है पिछली, उससे गलती से हमें सीखना चाहिए, समाज को सीखना चाहिए। बार बार इस देश को क्यों भटकाने का काम करते हैं? किसान को कब तक गुमराह करते रहेंगे? आप मुद्दों की बात करिए। मेरा आपसे अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि मुद्दों की बात करें। और क्या इन्होंने रेट बढ़ाया गन्ने का? क्या उन दरों पर बढ़ाया? 25 रुपए आप बढ़ाया है? पिछले 5 सालों में कोई रेट नहीं बढ़ाया गया। आप बताएं कि क्या महंगाई नहीं बढ़ी? किसान का कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है, इन्वेस्टमेंट कहां उसका नहीं बढ़ा? फिर आपने रेट क्यों नहीं बढ़ाया? सरजीत सिंह जी, मूल प्रश्न पे आइए ना। सरजीत सिंह जी, ब्याज दे दिया साल, सरजीत सिंह जी, सवाल तो लीजिए ना। बार बार आप उस बात को कह रहे हैं। सरजीत जी सुनिए, रुकिए एक बार, एक सवाल एक बार आप लीजिए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से जाट समाज को नाराजगी क्या है? जाट समाज का इधर मुख्य जो फसल है वो गन्ना है। गन्ने पे उसको
भुगतान तो दिया, मैं मन इनकार नहीं करता, कुछ जगह दिया गया, कुछ अभी भी लंबित है, भुगतान भी है, एंश्योर नहीं कर पाए पूरा। लेकिन जहां तक सवाल है, हमारी जो दरें बढ़नी चाहिए थी महंगाई के हिसाब से, वो कहीं भी नहीं बढ़ी। दूसरी पिछली सरकारों में आप देख लीजिए, हर बार गन्ने का रेट बढ़ा है। ये पहला सरकार है, आप कोई सरकार बताओ जिसने 5 साल में केवल 1 साल में रेट बढ़ाया, वो भी चुनाव को देख कर बढ़ाया। आप देख लो, सामने है इनका फैसला, तो लोग करेंगे, कहने से कुछ नहीं होता कि हमने भुगतान कर दिया, भुगतान कर दिया। किस बात का भुगतान कर दिया? जो हमने गन्ना डाला उसका भुगतान कर दिया, कोई हमें उसका ब्याज नहीं दिया गया जितने दिन वो हमारा पैसा नहीं मिला। दूसरे रेट का मुद्दा में, मेन मुद्दा रेट का है। अब बिजली के बिल इन्होंने अब घटाए हैं, तो वो अब जो भी फैसले लिए गए हैं वो चुनाव को देखकर लिए गए हैं। 5 साल में कहां सोची रही सरकार, उस बात का जवाब दें। ठीक है, हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे साथ, इनके कान पे, ठीक है सरजीत सिंह जी आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। उसकी जिम्मेवार ये भाजपा सरकार है। आपको लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी खोई जमीन वापस कर ली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? और खास तौर से जो रुख भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का जयंत चौधरी की तरफ है, जिस तरीके से खुला न्योता दिया गया जयंत चौधरी को, क्या आपको लगता है कि जो सियासी जमीन दरकी थी आरएलडी की, वो वापस लौटी है? और इसके अलावा क्या जाट समाज समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ने वाले प्रत्याशियों को भी वोट देगा? ऐसा कौन सा फार्मूला है आपके पास? बिल्कुल देगा। गठबंधन के साथ जाट समाज है। एक साल जब यहाँ धरने पे रोड जाम करके किसान बैठे रहे, उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। पश्चिम के सब जाट समाज के ज्यादातर लोग किसान बाजार से ताल्लुक रखते हैं, सब लोग वो धरने बैठे, उनकी किसी ने नहीं सुनी और उन्होंने वे सरकारें बनाई। आप देख रहे हैं ना, युवाओं को रोजगार है और ना ही कोई किसानों के प्रति। आप गन्ने का भाव देख लो, गन्ने का भाव बढ़ाया गया है, चुनाव को देखते बढ़ाया गया। पूरे 4 साल से गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। किसान परेशान है और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ गठबंधन तरफ देख रहा, इस बार गठबंधन की है। भूपेंद्र जी आखिरकार जो किसान आंदोलन के बाद जो परिस्थितियां बदली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के 2 घराने माने जाते हैं भूपेंद्र जी। एक तो चौधरी चरण सिंह का परिवार और दूसरा किसानों के मसीहा के तौर पर स्थापित राकेश टिकैत जी के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जी का परिवार। दोनों जो परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी के आसपास इस बार दिखाई नहीं देते 2022 के विधानसभा चुनावों में। क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पैर हैं वो जाट लैंड पर जम नहीं रहे हैं? लगता हमारा शायद संपर्क उनसे टूट हमारा गया है। कनेक्शन टूट गया। दीपक है हमारे साथ। प्रीति, संजीव जी, मैं दीपक यहाँ से पर सवाल एक बार लेते हैं। दीपक जी, भूपेंद्र चौधरी से एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी और एक श्योरिटी भी यहाँ पर लेना चाहूंगी, क्योंकि हम देखते हैं कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। अब जब यहाँ पर अमित शाह की तरफ से आरएलडी के जयंत चौधरी को न्योता मिला, हालांकि उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद की भी संभावनाएं यहाँ पर रख रहे हैं कि चुनाव के बाद हम जयंत चौधरी को समझाने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो भूपेंद्र चौधरी जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या श्योरिटी देना चाहेंगे? क्या चुनाव के बाद अगर नतीजे आपके अनुसार नहीं आते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ उतनी सीटें ना के सरकार नहीं बना पाते हैं, तो भी क्या समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे या कुछ और विकल्प चुन लेंगे? भूपेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी, हाँ जी आवाज आ रही है। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से एक श्योरिटी यहाँ पर दे, क्योंकि राजनीति में हम देखते हैं कि कोई किसी का स्थायी दुश्मन दोस्त नहीं होता, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जो ऑफर मिला है जयंत चौधरी को, चुनाव के बाद अगर मन मुताबिक नतीजे नहीं आए, सरकार नहीं बना पाए, तो क्या कोई और क्या गारंटी है कि राहें अलग नहीं होंगी? प्रीति ये कहना चाह रही है सपा वालों की राहें अलग नहीं होंगी, क्या गारंटी है आपके पास? पूरी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। सब लोग पूरे मतदान कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से गठबंधन के साथ हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पर सरकार बनने जा रही है। नहीं, वो तो ठीक है, आप इसको लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तब भी क्या आप समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे? गठबंधन है, गठबंधन साथ रहेंगे। पहले से गठबंधन है, पिछले चुनाव में भी गठबंधन था, लोकसभा में भी था। जब से गठबंधन है, आगे गठबंधन बने रहेंगे। ठीक है प्रीति, दीपक के पास चलते हैं। दीपक, क्या आपको लगता है कि पहला और सेकेंड फेज
खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जाटों के दोनों घराने आपके खिलाफ हैं, चाहे वो चौधरी चरण सिंह की विरासत हो या फिर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की, दोनों तटस्थ है, एक आपके बिल्कुल मुखालिफ और दूसरा बिल्कुल तटस्थ। क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बिना आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश जीत सकते हैं? जी देखिए संजीव जी, चुनाव के अंदर अगर वोट देता है तो होती है जनता, और जनता सब समझ रही है कि कौन सही जगह पर है और कौन गलत जगह पर है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से किसानों के लिए काम किया है या जिस प्रकार से नौजवानों के लिए काम किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। पूर्व की सरकारों में गन्ने का भुगतान एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। तो आपके नेता जनता की बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? दीपक जी सवाल तो यही आपकी बात पे खड़ा होता है, फिर आपके नेता क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों बुला रहे हैं जयंत चौधरी को, क्यों बुला रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों को? देखिए सभी बात नहीं समझ पा रहे हैं? सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व तय करना, सभी जातियों से प्रतिनिधित्व तय करना, क्योंकि ये कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति की पार्टी नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी धर्म की पार्टी नहीं है। हम सभी क्षेत्रों से, देखिए हम धर्म, क्षेत्र, जाति, मजहब इस पर विश्वास ना रखकर सभी क्षेत्रों के सभी लोगों को एक नेतृत्व देने का काम करते हैं। जिससे सभी की भागीदारी होगी तो एक सुनिश्चित होगा कि प्रदेश का एक पूरा उत्तम विकास हो सके और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा सके। तो उसमें उन सभी लोगों की भागीदारी तय करी जा रही है और उसको सुनिश्चित किया जा रहा है, और उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर आप बड़े काबिल प्रवक्ता हैं, इनके यहाँ पर 11,000 करोड़ दूसरी जाति का नाम आप बता सकते हैं? हमने गन्ने का दीपक जी आप मुझे लगता है कि बड़ी ईमानदारी से अपना पक्ष रखते हैं, कि आप किसी दूसरी जाति का नाम बता सकते हैं जिसको आपके शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया हो, जिसको अमित शाह ने बुलाया हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों के अलावा? कई सारे लोग हैं लगातार साथ लेकर चलते हैं सब। नहीं देखिए, हर क्षेत्र से कहीं ना कहीं आज देखिए जो भाजपा के अंदर आए, कल ही देखिए आरपीएन सिंह जी आए थे, कुर्मी जाति से आते हैं, आए वो अंदर आए। उसके अलावा पश्चिम की बात करिए, पूर्वांचल पे मत आइए, पश्चिम की बात करिए। नरेंद्र सिंह भाटी जी रहे, शत्रुघ्न प्रकाश रहे, सुभाष पासी रहे, श्रीमती रमा निरंजन जी रही, पप्पू सिंह जी रहे, सीपी चंद्री जी, ये सारे लोग आए हैं आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और ये तो अपने आप आए हैं दीपक जी, आप जिनको बुला रहे हैं वो तो अभी तक नहीं आए ना। और सरजीत सिंह समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी चंद्रपाल सिंह के बेटे हैं। मुलायम सिंह के बहुत बेहद करीबी रहे चौधरी चंद्रपाल सिंह, कैबिनेट मंत्री रहे, अमरोहा से कई बार सांसद रहे, उनकी विरासत संभालते हैं। जाटों में बड़ा सम्भ्रांत परिवार है। क्या लगता है सरजीत सिंह जी, अब की बार जाटों ने बिल्कुल ठान लिया है? वो जाट वाली जो की होती है जिसको पूरी दुनिया जानती है, क्या जाट वाली की है अब की बार? जी, स्थिति यह है कि भाजपा प्रवक्ता बार बार रटी रटाई भाषा, बार बार भुगतान की बात करते हैं, रेट की बात क्यों नहीं करते? किसान जिस बात से नाराज है उस मुद्दों का जिक्र क्यों नहीं करते? जो दिक्कत है किसान के सामने आई है। यहाँ पे चीनी मिलें कितनी बंद हुई, हमने तो आम के आम गुठलियों के दाम दिलवाने का काम किया, हमने तो गन्ने को भी खरीदा और गन्ने को खरीदने के बाद में हमने गन्ने से बचे हुए प्रोडक्ट से एथेनॉल बनवाने का भी काम किया। 12,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश में खरीदा है। बातें नहीं है जो हमने किया, आप ये बताइए कि रेट कितना होना चाहिए था महंगाई के हिसाब से? आप इस बात पर बहस करिए। आप 2 बार बढ़ाया, 1 बार 10 बढ़ाया, भुगतान 350 कितना बढ़ाया पार्टी ने किया। 5 साल में किसान की लागत कितनी बढ़ी, आप वो बताइए। 5 साल में आपने गन्ने का रेट कितना बढ़ाया, इसकी बात करिए। आप उसकी बात क्यों नहीं करते? आप बार बार भुगतान की बात करते हैं। भुगतान करके क्या आपने एहसान कर दिया किसान पे? उसका पैसा उसे दे दिया जितना आपने तय किया, उसको ज्यादा क्यों नहीं किया महंगाई के अनुसार आपने? इस पर बात करिए, आप इस पर दीजिए लोगों को जवाब। की बात करें तो आपने उनका क्या कहते हैं, 11,000 करोड़ रुपए दिया, कोई एहसान नहीं किया था उन लोगों के ऊपर। आपने कोई एहसान नहीं किया। ठीक है दीपक जी, ठीक है सचिन जी, ठीक है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पश्चिमी यूपी को राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है। फिलहाल पहले चरण में होने वाले 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का 90% सीटों पर कब्जा है। इसलिए बीजेपी का पहले चरण के चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार किसान आंदोलन की तलखी से चुनाव का रुख मोड़ेगा या ध्रुवीकरण से राजनीतिक सियासत की चाल को बदल देगा। फिलहाल राजनीतिक दलों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं को जीतने में अपना सब कुछ दांव पर